अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हम बात करेंगे डिफ़िकल्टीज़ इन क्लाडिस्टिक एनालिसिस और इसमें हम देखेंगे कि जब हम क्लाडिस्टिक एनालिसिस से क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमें किस किस्म की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। बहुत से ऐसे पॉइंट्स जो कि हमने शुरू में ही डिस्कस कर लिए थे कि हैनिंग के जो मिसलीडिंग हैं, जिसकी वजह से क्लासिफिकेशन एक साउंड क्लासिफिकेशन नहीं हो पाती। तो इसके हवाले से हम सबसे पहले जो है वो इनकी बहुत ज़्यादा जो है वो इस पर इंसिस्टेंस है कि एक स्पीशी दो में ही स्प्लिट होती है, जबकि ऐसा नहीं है। स्प्लिटिंग के अलावा बडिंग भी हो सकती है, यानी मेन आपने पढ़ा था कि मेन लैंड से छोटे छोटे आइलैंड जब बड ऑफ होते हैं तो वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिसके नतीजे में स्पीशीज़ जो मुख्तलिफ रेडिएट होती हैं, जिसे आपने पैरापेट्रिक स्पेसिएशन का नाम दिया था। तो इस तरह से ये स्पेसिएशन अब इस्टेब्लिश्ड स्पेसिएशन है जिसको इन्होंने इग्नोर कर दिया है। इसके बाद जो क्लाडिस्ट हैं वो इसलिए भी वो बाकी सबको इसलिए क्रिटिसाइज़ ज़्यादा करते हैं कि वो सब्जेक्टिव हैं, वो थॉट अपनी थेरीज़ पे बिलीव करते हैं, जबकि अगर इनकी अपनी क्लासिफिकेशन का वे देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है और सम टाइम जो है बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग भी है। किन पॉइंट्स पर जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, उनमें सबसे पहला पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ होलोफाइली। ये जो होलोफाइलेटिक टेक्सा बनाते हैं, और होलोफाइलेटिक टेक्सा कैसा टेक्सा होता है जिसमें स्टेम ग्रुप जो है, स्टेम स्पीशी और उसके सब डिसेंडेंट्स शामिल हों। ठीक है, टेक्सॉन कंसिस्ट ऑफ स्टेम स्पीशीज़ एंड ऑल इट्स डिसेंडेंट्स, यानी ऐसा कि आप जिसमें रेप्टाइल को भी, बर्ड्स को भी और मैमल्स को भी, क्योंकि रेप्टाइल स्टेम स्पीशी जिनसे दो सिस्टर ग्रुप इवॉल्व हुए हैं, उन सबको मिलाकर एक टेक्सा बनाएं तो ये होलोफाइलेटिक टेक्सा होगा। इसमें इवन एपोमॉर्फिस को भी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती है, ना ही आर्ट एपोमॉर्फिस को, बल्कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो साइन एपोमॉर्फिस को होती है। और इसमें जो इनकी होलोफाइलेटिक जो टेक्सा है वो बहुत ज़्यादा हेट्रोजिनस टेक्सा होता है, यानी इसमें मुख्तलिफ तरह के जो ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि इंसेस्टर ग्रुप बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है अपने डिसेंडेंट से, या दो सिस्टर ग्रुप भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, तो इस केस में इनको मिलाकर एक ही टेक्सा बनाना अनवाइस है। सम टाइम ऐसा होता है कि पैराफाइलेटिक टेक्सा जो है वो बन जाता है, जैसे कि अगर एक जो एंसेस्टर है उसने दो डिसेंडेंट्स दिए हैं, तो वो दोनों डिसेंडेंट इतने अलग हैं और खुद एंसेस्टर भी इतना अलग है कि वो एक टेक्सा में नहीं आ सकते। तो ऐसे टेक्सा जो हैं, जैसे कि रेप्टाइल ने दो एक्स ग्रुप दिए हैं और दोनों ही एक्स ग्रुप रेप्टाइल से नहीं मिलते, तो ये एक पैराफाइलेटिक ग्रुप है। लेकिन क्लाडिस्ट जो हैं वो पैराफाइलेटिक ग्रुप को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, उनके मुताबिक कि पैराफाइलेटिक ग्रुप जो है वो होलोफाइलेटिक नहीं होता। तो हालांकि इनको छोड़ देना और क्लासिफिकेशन में लेकर ना आना जो है वो उससे हम कंप्लीट जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते। इसके बाद है डाइकोटमी एंड बडिंग। इसका मैंने आपको पहले भी बता दिया कि पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन होती है, जिससे एक स्पीशी जो है वो एक, दो, तीन या चार स्पीशी में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो इनकी जो हैनिंग के इंसिस्टेंस के एक स्पीशी जो है वो सिर्फ दो में ही स्प्लिट हो सकती है, ये बिल्कुल रॉन्ग है और ये भी फॉल्स क्लासिफिकेशन लेकर आती है। इसके बाद हम इनकी थेरी ऑफ रैंकिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया हुआ जो है वो इनकी असम्पशन है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि हैनिंग के अकॉर्डिंग किसी भी स्पीशी को वही रैंक दिया जाता है जो कि वो इक्वल, यानी दोनों सिस्टर जो टेक्सा हैं वो इक्वल रैंक में होते हैं, जबकि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बाज़ औक़ात जो पेरेंटल स्पीशीज़ होती हैं वो बिल्कुल चेंज नहीं होती, जबकि जो नई स्पीशीज़ होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा एवोल्यूशनरी चेंज आ चुका होता है। तो उस केस में आप इनको एक जैसा रैंक नहीं दे सकते हैं। और जो ये है कि हर जो डाइकोटमी है उसको नेक्स्ट कैटेगोरिकल रैंक देना चाहिए, यानी अगर तो ऐसा है कि यहाँ पर ये इस तरह से ये पेरेंटल स्पीशी है और इसने ये दो सिस्टर स्पीशीज़ को राइज़ किया है और अब ये मज़ीद स्प्लिट होंगी दो में, तो इनका रैंक हाई होगा, इनका रैंक लो होगा
और इनका रैंक सबसे लो होगा, ये भी अपनी सिस्टर्स टेक्सा के साथ असाइन किया जाएगा, इसका रैंक सबसे लो होगा। यानी इस तरह से रैंकिंग दी जाती है। हालांकि सम टाइम ऐसा होता है कि ये जो सिस्टर ग्रुप है ये अपनी डिसेंडेंट से ज़्यादा मैच कर रहा होता है, या ये अपने एंसेस्टर से ज़्यादा मैच कर रहा होता है आपस में ज़्यादा मैच करने के बजाय, तो इनको सेम रैंक देना जो है वो मिसलीडिंग है और उससे फॉल्स क्लासिफिकेशन प्रोड्यूस होती है। और इस तरह से जो है वो हम एक साउंड क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। सम टाइम ऐसा भी है कि जो क्लास इंसेक्टा की क्लासिफिकेशन की गई है तो इनके लिए 13 टेक्सोनोमिक रैंक चाहिए सिर्फ क्लास और ऑर्डर के दरमियान। यानी आप क्लास से ऑर्डर तक की क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो उनके दरमियान में आपको 13 रैंक चाहिए, क्योंकि आपने जो बडिंग की है, जो आपने स्प्लिटिंग की है, उसके वो 13 लेवल्स उसके बन रहे हैं और हर लेवल के लिए अलग रैंक चाहिए। इस तरह से ये बहुत ज़्यादा जो है वो मिसलीडिंग क्लासिफिकेशन हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देखें इस डायग्राम में भी दिखाया गया है कि हर दफ़ा बडिंग के नतीजे में जो है वो ये यहाँ पर 7 कैटेगोरिकल रैंक चाहिए। यहाँ पर भी आप देखें कि मुख्तलिफ लेवल हैं, क्योंकि तो यहाँ पर भी 7 कैटेगोरिकल रैंक चाहिए। तो इस तरह से ये एक रैंक में आएंगे, ये दूसरे रैंक में आएंगे, ये जो हैं ये 3rd रैंक में आएंगे यहाँ पर। तो इस तरह से एक बर्ड स्पीशी के लिए जो एक दूसरे से बहुत डिफ़र कर रही होती हैं, उसके लिए रैंकिंग ही अलग बनाने के लिए हमें बहुत से ऐसे जो है वो यूनिट्स रैंक क्रिएट करने पड़ते हैं जो कि बिल्कुल टेक्सोनोमी का हिस्सा नहीं है। जैसे कि हम जिन रैंक्स को जानते हैं वो स्पीशी, जीनस, देन फैमिली, ऑर्डर, क्लास, उसके बाद फाइलम और किंगडम है। लेकिन इनके दरमियान में भी बहुत से रैंक्स जो हैं वो क्लाडिस ने खुद से सपोज कर रखे हैं। इसके बाद जो इनकी नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम है वो है कि ये क्योंकि बहुत ज़्यादा साइनेपोमॉर्फिस पे रिलाई करते हैं, तो कोई नया करेक्टर जब आता है तो उससे ये अपने कोई न्यू साइनेपोमॉर्फी आ गई है तो उससे कैटेगोरिकल रैंक ही स्पीशी का चेंज हो जाता है। यानी जो स्पीशी है वो अपने रैंक से निकल कर नई साइनेपोमॉर्फी से कैटेगोरिकल रैंक ही चेंज हो जाता है। और जो क्योंकि सबके सब रैंक, सबकी सब ब्रांचिंग जो हैं वो साइनेपोमॉर्फिस की बेस पर हैं, तो क्लाडिस्ट कहते हैं कि जो नई साइनेपोमॉर्फी का बनना बेसिकली एक स्पेसिएशनल इवेंट है। तो अगर कोई पर्टिकुलर स्पीशी है, जैसे आर्कोसार रैप्टाइल हैं जिन्होंने एविज जिनसे एविज इवॉल्व हुए हैं, तो अगर इनमें कोई सिंगल एपोमॉर्फी अराइज हुई है जैसे कि फीदर लाइक स्केल, तो अगर हम उनको ब्रांचिंग पॉइंट पे रखेंगे तो इस तरह हर एपोमॉर्फी को लेकर आना, हम ब्रांचिंग पॉइंट पर ले आना, ये बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग है। बल्कि ज़्यादा ये होना चाहिए कि ज़्यादातर करेक्टर जब रेप्टाइल जैसे हैं तो हम उन जो इंटरमीडिएट जो स्पीशीज़ हैं उनको रेप्टाइल में रखें, और जब ये स्पीशीज़ ऐसी बनती हैं कि इनमें ज़्यादा करैक्टर अब बर्ड लाइक हो गए हैं तो इनको हम बर्ड्स में रखें। तो इस तरह से जो ये टेक्सा बनाते हैं, होलोफाइलेटिक टेक्सा बनाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसमें क्वानेटा जो टेक्सा बनाया जाता है, तो ये क्वानेटा टेक्सा जो है इसमें इतने ज़्यादा हेट्रोजिनस जो है इंडिविजुअल शामिल हैं कि इसमें फिशेस, रेपिडिस्ट्रियन फिशेस जो कि इंसेस्टर कंसीडर की जाती हैं टेट्रापोड्स के, उनको भी, और टेरेस्ट्रियल टेट्रापोड्स दोनों को रखकर ये टेक्सा बनाया गया है। इसी तरह से डोलियो फेरेंजियोफोरा टेक्सा जो है उसमें टर्बिलेरियंस भी हैं, और टर्बिलेरियंस ने ट्रीमेटोड्स और सेस्टोड्स क्योंकि इन्हीं से इवॉल्व हुए हैं, तो ये सब एंसेस्टर्स को भी और डिसेंडेंट्स को भी इसमें शामिल कर लिया। तो इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा हेट्रोजिनस टेक्सा जो है वो बनता है, जो कि बिल्कुल भी ओरिजिनल क्लासिफिकेशन या वैलिड क्लासिफिकेशन में नहीं